सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण ये हमने चालू किया था और अम्ल और क्षारों की कुछ विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ साथ लवण क्या होते हैं, कैसे उनका निर्माण होता है और उनकी विशेषताओं को भी हमने पढ़ लिया है। अब एक टॉपिक है क्रिस्टलीय जल, लवणों से संबंधित है, उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, क्रिस्टलीय जल क्या होता है कि किसी भी लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की मात्रा को क्रिस्टलीय जल कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिख रहा हूं, ये लवण है कैल्शियम सल्फेट, और जब इसमें दो जल के अणु होते हैं, ये निश्चित है, दो से ज्यादा होगा तो सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु अगर दो से कम होगा तो फिर ये जो पदार्थ है उसकी क्रिया, उसके गुण बदल जाएंगे। जैसे कैल्शियम सल्फेट है और जब इसमें दो अणु जल के मिले होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जिप्सम। इसका नाम होगा जिप्सम, जो कि जमने वाला पदार्थ है। आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट में भी उसकी टाइमिंग, जमने का समय जिप्सम की मात्रा पर ही डिपेंड करता है। यदि जिप्सम की मात्रा सीमेंट में अधिक है तो टाइम कम लेता है सेट होने में, और अगर इसकी मात्रा कम है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। तो कैल्शियम सल्फेट में जब हम दो अणु जल के मिला देते हैं वो जिप्सम बन जाता है। तो ये जो दो जल के अणु है निश्चित संख्या है, और इसे ही हमने कहा है क्रिस्टलीय जल। कि किसी लवण के एक इकाई सूत्र में, एक और उदाहरण है Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, और जब इस सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु होते हैं तो इसे हम कहते हैं धावन सोडा। धावन सोडा मतलब कपड़े धोने का सर्फ, उसका सूत्र है। अब आप बात को समझें, ये तो लवण है सोडियम कार्बोनेट, अगर इसमें 10 की जगह 11, 12, 15 या ज़्यादा जल के अणु हो जाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु 10 होना आवश्यक है। यदि ये 10 की जगह कम हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर ये कपड़े धोने के काम में नहीं लिया जाएगा, ये धावन सोडा नहीं रहेगा। तो धावन सोडे के लिए सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में 10 जल के अणु होना चाहिए। इसी प्रकार ये कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट में जैसे ही जल के 5 अणु मिलाए जाते हैं 5H2O, ये बन जाता है नीला थोथा। जहरीला पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ है, और बिल्कुल नीला कलर का ये होता है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक पात्र है और उसमें हमने पहले कैल्शियम सल्फेट ले लिया, अब उसमें हम कुछ बूंदे पानी की डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे पानी की बूंदे डालेंगे, जैसे ही 5 अणु जल के यहाँ पहुँचेंगे, इसका रंग नीला हो जाता है, ये नीला तोता बन जाता है। और अब 5 से ज़्यादा भी डाल दिए जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु 5 से कम होने पर इसका नीला रंग वापस से समाप्त होने लग जाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब इस पदार्थ को गर्म करते हैं, माना कि नीले तोते को गर्म करते हैं, तो पानी का वाष्पीकरण होगा, पानी भाप बन के उड़ेगा, और पानी जब इसमें से कम होता रहेगा, नीले तोते में 5 अणु कम हो जाएंगे, 5 से कम हो जाएंगे, तो धीरे धीरे इसका नीला रंग गायब हो जाएगा। मतलब निश्चित मात्रा है पानी, और यही हमने परिभाषा में कहा है कि किसी लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की मात्रा को क्रिस्टलीय जल कहते हैं। इसी प्रकार ये फिटकरी का सूत्र है Al2SO4 3.K2SO4, मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट
और पोटेशियम सल्फेट का एक द्विक लवण है, दोनों लवणों से मिलकर बना हुआ वो लवण है। उसमें 24 अणु जल के होते हैं, तब हम इसे नाम देते हैं फिटकरी। ये फिटकरी। इसी प्रकार Fe2O3.3H2O, ये 3 जल के अणु यहाँ पर क्रिस्टलीय जल के रूप में है। ये लोहे पर बनने वाली जंग का सूत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि कोई भी लवण हो और जब उसमें जल के निश्चित अणु उपस्थित होते हैं, तो जल के निश्चित अणु जो उसमें उपस्थित होते हैं, उन निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीय जल कहा जाता है। ये 4-5 उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, और भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। जैसे ये कॉपर कैल्शियम सल्फेट में जब 2 अणु हैं तो जिप्सम। एक और ध्यान आया मुझे कि CaSO4, इसी कैल्शियम सल्फेट में जब आधा अणु पानी का रह जाता है तो इसे हम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग दीवारों को चिकना बनाने में, खूबसूरत पेंटिंग की जो आजकल फूल वगैरह जो बना के लगाते हैं दीवारों पर, वो बनाने में, मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है POP का उपयोग। ये उसका फॉर्मूला है। तो POP में है कैल्शियम सल्फेट, परंतु आधा अणु जल का होता है। कैल्शियम सल्फेट जब 2 अणु जल के होते हैं तो जिप्सम कहलाता है। सोडियम कार्बोनेट में जब 10 अणु जल के होते हैं धावन सोडा कहलाता है। और कॉपर सल्फेट में जब 5 अणु क्रिस्टलीय जल के होते हैं नीला तोता कहलाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के द्विक लवण में जब 24 अणु जल के होते हैं उसे फिटकरी कहेंगे। और जब Fe2O3.3H2O, मतलब आयरन ऑक्साइड में जब 3 जल के अणु होते हैं तो लोहे पर बनने वाली जंग का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, परिभाषा और कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं। अगला जो टॉपिक है अम्ल और क्षारों की क्रियाएं। अम्ल और क्षारों की क्रियाएं ब्रेन पे चल रहे हैं। अम्ल तथा क्षारों की क्रियाएं, कुछ क्रियाएं हम पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अम्ल नंबर 1 और क्षार की धातु से क्रिया, मतलब अम्ल और क्षार धातु से क्रिया करने पर क्या बनता है। तो देखो, सिंपल सी चीज है, आसानी से याद कर सकते हैं। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी भी धातु से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और लवण प्राप्त होता है। ठीक है, किसी अम्ल की क्रिया किसी धातु से करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और लवण प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब किसी क्षार की क्रिया वो करवाई जाती है, जब किसी क्षार की क्रिया धातु से करवाई जाती है तो भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है और हमें लवण प्राप्त होता है। उदाहरण देखिए, पहले मैं धातु और अम्ल की क्रिया करवाता हूँ। धातु प्लस अम्ल HCl, ये अम्ल है और ये धातु है। मैंने यही बताया है कि जब धातु की क्रिया किसी अम्ल से करवाई जाती है तो लवण बनता है। देखिए, लवण प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मतलब H2, ये तो बाहर निकलने वाली गैस। अब बनेगा लवण, तो सिंपल है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। ये हाइड्रोजन तो बाहर चली गई, जिंक और क्लोरीन मिलकर बना लेते हैं जिंक क्लोराइड, ZnCl2। क्या होगा? ZnCl2। तो जिंक की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई जा रही है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है और जिंक क्लोराइड नामक लवण यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, जैसे Mg धातु है, मैग्नीशियम, अम्ल हमने दूसरा ले लिया है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इन दोनों के बीच क्रिया करवाई जा रही है तो वही होगा कि हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकल जाएगी और लवण बनेगा। तो Mg और SO4 ये लवण बन जाएगा, MgSO4। ठीक है, मतलब पहला उदाहरण हमने पढ़ा है
कि जब किसी अम्ल की क्रिया धातु से करवाई जाए तो निश्चित रूप से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और लवण हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार क्षार की क्रिया में करवा देता हूं पहले। जैसे Zn प्लस क्षार हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक धातु है और ये क्षार है। धातु की क्रिया क्षार से करवाएंगे तो भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। तो ये लो हाइड्रोजन गैस और लवण बनता है। अब लवण क्या बच रहा है, देखो Zn, Na और O ये बन रहा है ना, तीनों से मिलकर बनेगा Na2ZnO2 और इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट नाम का लवण प्राप्त हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ये धातु है, ये क्षार है, ये लवण है और ये हाइड्रोजन है। तो बात आपको यही याद रखना है कि चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोनों की क्रिया जब हम धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और लवण प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया भी अभी असंतुलित है, पहले बैलेंस करेंगे हम। मैंने बताया कि असंतुलित कहीं लिखा है तो मतलब गलत होगा, संतुलन करें। ये सोडियम 2 है तो यहाँ 2 लगा लो। अब ये संतुलित है, Zn 1 है तो इधर भी 1 है, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन जो पीछे है। तो इस तरह से हमने कहा है कि चाहे अम्ल हो या क्षार हो, धातु से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन बाहर निकलती है और लवण प्राप्त होता है। अब एक प्रयोग है इसका, यहाँ से उस प्रयोग को देखो। बोर्ड में एक दो बार चित्र सहित पूछा जा चुका है, तो प्रयोग भी आप समझ लें साथ साथ। अभिक्रिया तो यही है, प्रयोग चित्र बनाकर मैं एक बार आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब, और ये इसमें हमने कुछ धातु के टुकड़े ले लिए हैं। ये एक नली है और ये हमने चूने या सर्फ का पानी यहाँ पर रख दिया है ताकि जब इसमें से जो गैस बनेगी वो यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, ये तो मैंने आपके सामने इसका परिपथ या उपकरण बना दिया है। ये इसका उपकरण, एक परख नली है। परख नली में हमने धातु ले ली, माना कि जिंक, और उस पर हम यहीं से धातु पर एसिड HCl या कोई भी अम्ल डालते हैं। जैसे अम्ल की बूंदें इस पर डाली जाएगी इसमें से, क्योंकि हमने कहा है कि लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो इस नलिका में होती हुई यहाँ पे चूने का पानी, हमने जो पानी साबुन का पानी लिया है उसमें पहुँचती है, और जब ये साबुन के पानी में से गुजरती है तो इसके बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, सर्फ के पानी में आप वायु प्रवाहित करेंगे तो बुलबुले बनते हैं, उसी नियम के आधार पर ये बुलबुले बनते हैं। अब बुलबुले हमने इसलिए बनाए कि हम जानना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में ये हाइड्रोजन गैस है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इन बुलबुलों के पास हम एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं। एक मोमबत्ती है और जैसे इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, हम मोमबत्ती बुलबुले के पास ले जाएंगे, तो बुलबुलों के पास ले जाने पर वो बुलबुला चट 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 की आवाज़ करके जलता है। यह हाइड्रोजन गैस की पहचान है हुई कि जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो वो
चट चट की आवाज पॉप साउंड करके और जलती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की पहचान है। मतलब हम दावे के साथ कंफर्म कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ वास्तव में इस अभिक्रिया में बनने वाली गैस हाइड्रोजन है, क्योंकि वो जलाने पर चट चट की आवाज करके जलती है। तो ये प्रयोग है आपके सामने। परख हम इसमें आपको ऐसे लिखना होता है कि जब हम एक परख नली लेते हैं, परख नली में धातु के जैसे कि जिंक के कुछ टुकड़े डाल लेते हैं और उस पर अम्ल की कुछ बूंदें गिराते हैं। जब अम्ल की बूंदें गिराई जाती है तो परख नली में से एक छोटी जो पतली नलिका हमने लगाई है और उस नलिका को साबुन के पानी में जब प्रवाहित किया है तो हाइड्रोजन गैस इसमें से बनती हुई और सर्फ या साबुन के पानी से गुजरती है, जिससे उसके बुलबुले बन जाते हैं। जब बुलबुलों के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो वो बुलबुले चट चट की आवाज़ करके जलते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया में बनने वाली गैस हाइड्रोजन होती है। समीकरण इसका वही बनेगा Zn प्लस HCl, तो ये बन जाएगा लवण जिंक क्लोराइड प्लस H2। हाइड्रोजन गैस ये यहाँ पर बनी है जो हमने इस साबित प्रयोग से किया है। ठीक है, तो ये पहली अभिक्रिया हमने देखी है अम्ल और क्षार की धातु से क्रिया। अगली अभिक्रिया है नंबर 2 धातु ऑक्साइडों की अम्ल से क्रिया। पॉइंट नंबर 2 दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया। मतलब धातु का ऑक्साइड होगा और उसकी किसी अम्ल से क्रिया करवाई जाएगी। तो देखो क्या होता है कि जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो लवण प्लस जल प्राप्त होता है। मुख्य चीज आपको याद रख लेना है कि धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से करवाने पर लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, देखते हैं एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ZnO धातु ऑक्साइड, जिंक धातु है और ऑक्सीजन उसमें मिली हुई है तो धातु ऑक्साइड बन चुका है। अम्ल माना कि HCl हमने ले लिया है, क्रिया करवा रहे हैं हम तो लवण बनेगा और जल बनेगा। लवण होगा यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2O। अभिक्रिया असंतुलित है, संतुलन के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। तो देखो धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवा रहे हैं, HCl अम्ल है तो जिंक क्लोराइड नामक लवण बनता है और H2O जल बनता है। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखना है कि जब धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से करवाते हैं तो लवण बनता है प्लस जल बनता है। हो गया। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइडों की क्षार से क्रिया। अधातु ऑक्साइडों की क्षार से क्रिया। अब हम लेंगे अधातु ऑक्साइड और उसकी क्रिया करवाएंगे क्षार से। जैसे इसमें भी वही होगा कि जब अधातु ऑक्साइड की क्रिया किसी क्षार से करवाते हैं तो भी लवण और जल ही प्राप्त होता है। अधातु ऑक्साइड की क्रिया जैसे हमने इससे करवाई थी ना, धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से और लवण और जल बना था, उसी प्रकार अधातु ऑक्साइड की क्रिया, अब धातु नहीं है अधातु है, शब्द याद रखें। अधातु और उसका ऑक्साइड है, उसकी क्रिया क्षार से करवा रहे तो भी बनेगा वही जो इसमें बनता है, लवण और जल। कैसे? एक उदाहरण देखो। अधातु ऑक्साइड, कार्बन अधातु होती है भाई और ये उसका ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। क्षार है ना, ये अधातु ऑक्साइड है, ये क्षार है। लवण बनेगा जल बनेगा, तो जल बनना है, जल का तो सूत्र H2, अब बनेगा लवण तो बचा Ca और CO2 और एक ऑक्सीजन, ये मतलब बन जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, लवण। क्या होता है भाई, लवण।
मतलब दोनों अभिक्रियाएं समान हैं। सिर्फ आपको बात ये याद रखना है कि जब धातु ऑक्साइड की क्रिया किसी अम्ल से होती है तो लवण बनता है और जल बनता है, और उसी प्रकार जब अधातु ऑक्साइड की क्रिया किसी क्षार से होती है तो भी लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रियाओं में लवण और जल बनते हैं, तो ये हम अम्ल ले रहे हैं और ये हमने धातु ऑक्साइड लिया है। तो धातु ऑक्साइडों का व्यवहार कैसा होता है? क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइडों का व्यवहार या प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाती है। और अधातु ऑक्साइडों की क्रिया के प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, इसलिए ये क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये दूसरी अभिक्रिया आपने देखी है, धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया लवण और जल बनेगा, अधातु ऑक्साइड की क्षार से क्रिया तो भी लवण और जल बनता है। अगली अभिक्रिया देखो, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया। अगला पॉइंट लिखे, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब जब अम्ल की क्रिया किसी क्षार से करवाई जाए तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया में अम्ल और क्षार दोनों अपने गुणों को खो देते हैं, इसलिए अपने गुण इनके समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण है, अम्ल लिया आपने HCl प्लस NaOH, ये अम्ल, सोडियम क्लोराइड, और ये क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल की क्रिया क्षार से करवा रहे तो बनता है लवण NaCl प्लस H2O, ये लवण सोडियम क्लोराइड और ये जल। तो अम्ल और क्षार की क्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। अम्ल ये प्रबल अम्ल है, प्रबल मतलब इतना तेज है कि यदि एक बूंद इसकी हमारी स्किन पर, कपड़े पर गिर जाए तो जला देता है। और क्षार भी इतना तेज है कि एक बूंद इसकी भी हमारी स्किन पर या कपड़े पर गिरे तो हमें जला सकता है। परंतु जैसे ही इस अम्ल और इस क्षार को मिलाते हैं तो दोनों ऐसे हो जाते हैं, साधारण सा नमक बन जाता है और जल बन जाता है, मतलब इनके गुण खो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे हमने नाम दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से करवाई जाती है तो लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों अपने गुणों को समाप्त कर देते हैं, खो देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये अगली अभिक्रिया है हमारी। समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, उतारे इसे।